हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अकाउंटिंग रूल से संबंधित 3 वीडियोस हो चुकी हैं। यह संभवतः आखिरी वीडियो है इस चैप्टर की। अभी तक आपको जो भी वीडियोस आपने देखी हैं हमारे चैनल पे, अगर वो रिलेवेंट लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। प्रोसीजर फॉर इफेक्टिंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, यह है 3.3 में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 283 में कहा गया है कि जो कस्टडी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट की या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट की, या पेमेंट ऑफ मनी इनटू सच फंड और विड्रॉल ऑफ मनी देयर फ्रॉम, तो जी मतलब जब जो विड्रॉल या पैसे उसमें पेमेंट करना या विड्रॉल करना, या फिर जो भी पब्लिक मनी इससे अलग है, उन सभी की कस्टडी किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। ठीक। और इसके रिलेटेड जो लॉ है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीट एंड पेमेंट रूल फ्रेम किए गए जो कि 1983 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट यूनियन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए। और कुछ पेमेंट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है पेमेंट्स होते हैं, जो स्टेट और यूटी के थ्रू होते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू होते हैं, जहाँ पे पीओ नहीं होता है, वो जो है सेंट्रल ट्रेजरी रूल के तहत जो है बनाए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं मतलब। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जो फ्रेम किया जाता है ट्रेजरी रूल, उनके अपने होते हैं और उनके ट्रांजैक्शन के लिए। तो कुल मिला के ये पता चला ये सारे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करते हैं। और उससे रिलेटेड अन्य रूल्स पे हम आते हैं, जिसमें है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या है कि ऑल गवर्नमेंट मनी रिसीव्ड शुड बी पेड इनटू ए क्रेडिटेड बैंक विदाउट डिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी पैसा जो रिसीव होगा उसे विदाउट डिले बैंक में जमा करना है। तो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो पैसा रिसीव हुआ गवर्नमेंट ऑफिसर को, उसको क्या करेगा, कब उसको रिसीव कराएगा या कब उसको पे कराएगा बैंक में। तो इसके लिए ऑप्शन दे दिया जाता है 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या विदाउट डिले। तो इसमें क्या हो जाएगा? विदाउट डिले। ठीक है। फिर है मनी रिसीव्ड शुड नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली टू मीट एक्सपेंडिचर। मतलब पैसा आया तो आप तुरंत ही उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, उसको अकाउंट्स के थ्रू क्रॉस चेक होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप आगे कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सभी जगहों पे है। कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बाद में आप उतने पैसे को रिसीट से एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, एक्सपेंडिचर से रिसीट में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैश रिसीव होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो यूटिलाइज किया जाता है इमीडिएट लोकल एक्सपेंडिचर के लिए और स्पेशल केसेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट बाय चेक इशूड बाय एन अकाउंट ऑफिसर या CDDO ऑन देयर फेवर ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ एक्रेडिटेड बैंक। मतलब एक्रेडिटेड बैंक के फेवर, उनके फेवर में स्पेसिफिक ब्रांच जो एक्रेडिटेड बैंक की है उसके ही चेक वो काट सकता है CDDO एंड अकाउंट ऑफिसर। और ऐसे अकाउंट जो होते हैं वो ओपन होते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के होते हैं, CAGA से कंसल्ट करके अकाउंट ओपन करवाते हैं। रूल 11 है रिसीट एंड पेमेंट रूल 1983 का। कोई भी विड्रॉल, नो विड्रॉल शैल बी परमिटेड ऑन पे एंड अलाउंसेज फॉर द फर्स्ट ऑफ एनी सीरीज ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन फर्स्ट अमाउंट अपॉइंटमेंट अनलेस द क्लेम इज सपोर्टेड बाय ए कॉपी ऑफ LPC। मतलब कि कोई भी पे एंड अलाउंसेस तब तक नहीं दिए जाएंगे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जब तक वो LPC लेकर नहीं आता पिछली जगह से, इस ऑफिस में आया है। ये रूल 11 में है, DDO रूल 11 में है RNP के
1983 के। लेकिन अगर कोई नया ज्वाइन किया तो उसके पास तो एलपीसी होगी नहीं, चूँकि पहली बार ज्वाइन कर रहा है, तो उसको पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि रूल 13 जो है आरएनपी का, ये कैश हैंडलिंग से संबंधित है कि एवरी ऑफिसर हु अथराइज टू रिसीव या हैंडल कैश गवर्नमेंट कैश और परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए DDO शुड मेंटेन ए कैश बुक। मतलब कि जो भी ऑफिसर जिनके पास कैश रिसीव या हैंडल करते हैं वो, या DDO का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके पास एक कैश बुक मेंटेन जरूर होगी, और सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसमें इंटर किए जाएंगे जब उससे अकर होंगे, मतलब जब जब वो घटित होंगे उसी हिसाब से। फिर जब हर महीने के एंड में हेड ऑफ ऑफिस या नॉमिनेटेड कोई गजेटेड ऑफिसर उस कैश बैलेंस को कैश बुक से जो है वेरीफाई करेगा और रिकॉर्ड एक सर्टिफिकेट बनाएगा, मतलब रहेगा कि उसका करेक्ट सही है, चल रहा है। और सभी एंट्री जो गवर्नमेंट रिसीट की या कैश बुक में वेरीफाई करे जाएंगी पे स्लिप और चालान से, और प्रॉपर डिपॉजिट होंगे गवर्नमेंट अकाउंट से, जो कि अटेस्ट किए जाएंगे बाई हेड ऑफ ऑफिस या हर उसके नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा। फिर ओवर राइटिंग इसमें अवॉइड की जाएगी, कैश बुक में ओवर राइटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और जहाँ ओवर राइटिंग है वहाँ ड्यूली इनिशियल होगा हेड ऑफ ऑफिस का या नॉमिनेटेड गजेटेड ऑफिसर का। नॉमिनेटेड गजेटेड ऑफिसर जो हैंडल कर रहा है गवर्नमेंट मनी, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें कि नॉन गवर्नमेंट मनी को भी मिक्स करे। और जो उसके स्पेशल सेंक्शन से हेड ऑफ ऑफिस से अगर कुछ पैसा आता है तो उसे अलग सेपरेट जो है अकाउंट बनाए और उसको अलग मेंटेन करे, मिक्स नहीं करेगा रेगुलर इनकर्ड में और स्पेशल में। और गवर्नमेंट को जो है सेफ कस्टडी में रखा जाता है गवर्नमेंट मनी को। 2 लॉक होते हैं और दोनों अलग अलग व्यक्तियों के पास होते हैं, दोनों की उपस्थिति में वो ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिसीट। तो जो रिसीट है वो इशू की जाएगी, इशूड फॉर गवर्नमेंट रिसीट, ठीक है, आफ्टर इंश्योरिंग प्रॉपर एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में प्रॉपर एंट्री इंश्योर करने के बाद जो रिसीट प्राप्त हुई उसे गवर्नमेंट रिसीट माना जाएगा, ठीक है। वो अमाउंट और वर्ड्स में दिखाई जाएगी कैश बुक में, और ड्यूली साइंड स्टैम्प भी लगाए जाएंगे उस पर। फिर रिकवरीज आर मेड एज डिडक्शन फॉर फ्रॉम पेमेंट्स। A receipt should be provided only specifically request by the payer after clearing recording the fact that recovery has been made as a deduction from payment। मतलब कि अगर किसी का भी रिकवरी हो रही है उसको डिडक्शन के रूप में पेमेंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा और उसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्रोवाइडेड ओनली व्हेन स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड बाय पेयर, ठीक है। ये रूल 21 के RNP के 1983 में है। कोई डुप्लीकेट रिसीट नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, कोई डुप्लीकेट रिसीट नहीं दी जाएगी। अगर रिसीट खो जाती है तब भी, केवल अगर बहुत ज़्यादा कोई फोर्स करता है तो एक सर्टिफिकेट बना दिया जाता है कि ये रिसीट हमको मिल गई है, ठीक है। ऐसे इसका रूल है, रूल 23 RNP 1983। नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। अभी तक क्या था, अभी तक पॉइंट था 3.3.2 3.3 था कि 3.3.2 क्या था, गवर्नमेंट रिसीट। अब आते हैं विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। 3.3.3 है। अब इसके जनरल रूल्स हैं विड्रॉल के कि एक बिल जो है हमेशा विड्रॉल के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल एक स्टेटमेंट होगा, क्लेम जो गवर्नमेंट से कंटेन करता है, गवर्नमेंट जो कंटेन करती है नेचर और अमाउंट जो क्लेम करना है, और वाउचर जब पास हो जाएगा उसे पे कर दिया जाएगा। डुप्लीकेट ऑफ बिल इज़ टू बी रिटेन्ड बाई DDO। डुप्लीकेट बिल जो बिल होगा उसे DDO अपने पास रखेगा रूल 28 के तहत। प्रिंटेड फॉर्म जो प्रिस्क्राइब किया जाएंगे, करेक्शन फॉर्मेट जो कि बिल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अमाउंट शुड बी मेंशन, उसमें फिगर और वर्ड्स में हो, करेक्शंस अवॉइड किए जाएँ, और जहाँ पे भी करेक्शंस हों वहाँ डुली ऑथेंटिकेट किया जाए DDO के द्वारा। फुल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन किया जाएगा जो भी पैसा पेमेंट करना है। यदि 2 से अधिक मेजर हेड है तो एक सिंगल बिल में नहीं बनेगा कि 2 मेजर हेड, तो ये अप्लाई नहीं होता पे बिल में, जहाँ पे 1 से अधिक मेजर हेड हो सकते हैं पे एंड अलाउंसेस में। तो बिल जो है उसकी एक कॉपी सैंक्शन ऑर्डर के साथ
इनकर्ड करके जो नेट पेमेंट अगर 5,000 से ऊपर है तो स्टैम्प किया जाएगा, उस पर एक्नॉलेज किया जाएगा रेसिपिएंट का, अनलेस उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी अगर 5,000 से नीचे का है तो। रूल 37 1983 में है। फिर पेमेंट जो होगा वो प्राइवेट पार्टी को अगर किया जाना है किसी काम के लिए, ठीक है, या सर्विस दी है उसके लिए, तो वो जब तक वो काम का पूरा जो वेरिफिकेशन है वो ना हो जाए तब तक पेमेंट नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इनकम टैक्स भी डिडक्ट किया जाएगा। कोई पेमेंट होगा उसमें सेक्शन 194 इनकम टैक्स 1961 के तहत इनकम टैक्स डिडक्ट करने का अधिकार है डीडीओ के पास, और उसकी एक रिसीट जो है, जो पेमेंट दी जाएगी उसकी एक रिसीट दे दी जाएगी और उसे बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट किया जाएगा प्राइवेट पार्टी के, ना कि कैश। ये रूल 30 है रेसिट एंड पेमेंट का। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट चेक्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। रूल 44 में है रेसिट एंड पेमेंट रूल 1983, जिसमें एक फेवर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है और पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल होता है। इंटर गवर्नमेंटल ड्यूज़ होते हैं जो कि नॉट निगोशिएबल, नॉट पेएबल इन कैश होते हैं, बट क्रेडिटेबल टू गवर्नमेंट अकाउंट ओनली, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट को दिए जाएंगे वो गवर्नमेंट अकाउंट ओनली होंगे, और जो नॉर्मल लोगों को दिए जाएंगे वो नॉर्मली पेमेंट्स हो जाएंगे, बट कैश नहीं होंगे, सीधा अकाउंट्स में होंगे। ये गवर्नमेंट अकाउंट चेक जो होंगे, चेक्स जो कि पेबल होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिए टू इनेबल देम मेक डिसबर्समेंट इन कैश सच पे एंड अलाउंसेज एंड एस्टेब्लिशमेंट फॉर कंटिजेंट एक्सपेंडिचर बिहाफ ऑफ एसेट्रा नॉन ट्रांसफरेबल चेक। तो ऐसे जो चेक होंगे जिसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होगा वो पेमेंट कराएगा कैश में, या ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, मतलब किसी और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, पेमेंट आपको ही लेना पड़ेगा। ऑल चेक्स टुवर्ड्स पेमेंट एंड पर्सनल क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स इशू किए जाते हैं जो अकाउंट पे ही ऑर्डर चेक होते हैं। फिर जो प्रोसीजर होता है, अगर कोई चेक इशू किया गया तो वो लॉस्ट हो गया तो उसका फ्रेश चेक कैसे होगा। अब ये होता है कि कैंसिल या टाइम बार्ड चेक होता है कोई, तो उसे पैरा 2.3 2.5 कैम या रूल 46 से 48 RNP 1983 से में इसका प्रावधान है कि कैंसिल होने पर क्या होगा। जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ चेक है 3 मंथ होता है आफ्टर द मंथ इशू, ठीक है। रूल 45 रिसीट एंड पेमेंट 1983। फिर एज पर 2.5 ऑफ कैम रिवैलिडेशन टाइम बार्ड चेक जो है वो POS CDDO के लिए परमिसिबल नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ इट्स ड्राइंग। जो फ्रेश चेक इशू होगा इन सभी केसेस में, टाइम बार्ड चेक रिसीव बैक बाय PO एंड शुड कैंसिल अंडर हिज सिग्नेचर एंड डिस्ट्रॉयड। कैंसिल चेक शुड बी ट्रीटेड एज ए वाउचर, सब वाउचर फॉर इशूइंग द फ्रेश चेक। मतलब उसे डिस्ट्रॉय करेगा PO, फिर उसको कैंसिल चेक को जो है वो फ्रेश चेक के रूप के वाउचर के रूप में रखेगा, वाउचर के रूप में यूज किए करेगा नए चेक को इशू करने के लिए। फिर जब टाइम बार्ड चेक नहीं आता है मान लीजिए, तो DDO रिक्वेस्ट करेगा कि उसे चेक को रिटर्न कर दें, और या फिर नहीं रिटर्न करने का एक्सप्लेन कोई काज एक्सप्लेन करे। जब एक चेक कैंसिल कर दिया जाता है या तो ये डिफेस हो जाता है और एंट्री जो होती है वो चेक बुक में इशू रजिस्टर में कैंसिलेशन की जो है कर दी, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री रिवर्स कर दी जाती है। फिर जब चेक अवेलेबल नहीं है तो DDO सेटिस्फाई हो जाएगा कि पेमेंट नहीं हुआ है और इन्फॉर्म कर देगा बैंक को स्टॉप पेमेंट के लिए कि कैंसिल्ड हो जाएगा, और उसके एक्नॉलेजमेंट के बाद जब बैंक एक्नॉलेज कर देगी कि नहीं हमने स्टॉप कर दिया है, स्टॉप पेमेंट ऑर्डर भेजेगी, और एक चेक जो है अनपेड फॉर मोर देन 6 मंथ अगर है तो उसे इशू नहीं किया गया है, और ना तो सरेंडर किए मंथ इशू के 6 महीने के अंदर अंदर जो है अगर हो गया है 6 महीने के बाद, तो उसे सरेंडर रिन्यूअल के लिए नहीं किया गया तो वो भी कैंसिल होगा, और लास्ट चेक जो होगा उसे प्रोसीजर मेंशन अब यही किया जाएगा, और एक इंडिमिटी बॉन्ड साउंड जो है दिया जाएगा पे या प्राइवेटी
प्राइवेट पार्टी से उसे कैंसिल करने, लास्ट चेक के समय एक फ्रेश चेक इशू करने से पहले। नेक्स्ट है एज मेंशन अर्लियर CDDO ऑपरेट डायरेक्टली थ्रू बैंक। CDDO डायरेक्टली बैंक से डील करता है, जबकि PO जो है वो कम्युनिकेट करता है रिलेवेंट ब्रांच से, एक्रेडिटेड बैंक से, और फिर अमाउंट जो है क्वार्टरली असाइनमेंट ऑथराइज होता है CDDO से, अकाउंट करता है, इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर CDDO जो है अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता कभी भी, और अनस्पेंड बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट क्वार्टर में, लेकिन ईयर एंड में उसे क्या करता है, लैप्स हो जाता है। और जब भी ऑर्डर या अथॉरिटी, सभी ऑर्डर अथॉरिटी जो भी पेमेंट इशू होते हैं एक अकाउंट ऑफिस से अदर किसी अकाउंट ऑफिस में, PPO पेंशन पेमेंट अथॉरिटी जाती है, वो भी स्टैम्प सील, स्पेशल सील के साथ, और अदर अकाउंट ऑफिस जो है उसका पेमेंट करता है, ठीक है, उस स्पेशल सील अथॉरिटी के एवज में। और स्पेशल इम्प्रेशन जो सील का पड़ता है वो ड्यूली अटेस्टेड होता है सभी अकाउंट ऑफिसर, रूल 53 RNP 1983। पर्सनल क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सैलरी जो है उसको पे कर दी जाएगी लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द is the day salary is to be paid, concern PO and accredited bank branch all are open। मतलब लास्ट वर्किंग डे जो होता है वो उस ऑफिस का अंतिम दिन होता है जिस दिन काम होना हो और छुट्टी ना रहे, और उसके साथ साथ सभी ब्रांच जो है PO या जो accredited बैंक है सब ओपन हो, तभी पेमेंट हो जाएगा। रूल 64 है रिसीट एंड पेमेंट 1983 में। फिर ड्रॉल एंड डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी पार्ट ऑफ ए मंथ, जो कि परमिट करता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोसीड्स डेपुटेशन पर होते हैं या फिर सर्विस क्विट कर जाते हैं, तब जो है, और ये यहाँ रूल 65 RNP लगता है। कोई भी एरियर पे एंड अलाउंसेस का जो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें ओल्ड पोस्ट के लिए दिया जाता है बाय DDO, जो कि नई पोस्ट के एरियर बिल के रूप में जाएगा, वहाँ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा DDO, और जो कि ओल्ड पोस्ट में था उसके हिसाब से एरियर को पेमेंट किया जाएगा। रूल 83 है रिसीट पेमेंट का। फिर एरियर ऑफ जो पे एंड अलाउंसेस है वो ऑर्डिनरी मंथली बिल की तरह जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा, जबकि उसका सेपरेट एक एरियर बिल बनेगा, उसे मंथ वाइज एडिशनल अमाउंट क्लेम करेगा, ठीक है, वो दिखाया जाएगा। और सभी जो एरियर क्लेम जो है पेबल रजिस्टर में जो है उसे एंट्री की जाएगी। और पे एंड अलाउंसेज पेड ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज पर्सनल रिसीट, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें की जाएंगी। जब एक पेमेंट डिसअलाउ हो जाता है इंटरनल चेक या स्टैट्यूटरी ऑडिट में, तो उस अमाउंट को रिकवर करना होता है। जो रिकवरीज होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की वो एक्सीड नहीं होगी 1/3 ऑफ पे, मतलब 1/3 उसके जो पेमेंट आ रहा है उसका 1/3 क्रॉस नहीं करेगी, जितनी भी रिकवरी आप बनाइए। फिर अनलेस इन रिसीविंग ऑफ एक्सेस, जब एक्सेस उनको, जब तक कि एक्सेस ना मिल जाए तब तक आप जो है उतना अमाउंट नहीं ले सकते हैं। सी हैड एक्टेड कॉन्ट्रेरी टू ऑर्डर्स आर विदाउट ड्यू जस्टिफिकेशन आर टेकन एन एडवांस फॉर स्पेसिफिक पर्पज। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए कुछ एडवांस लेता है लेकिन वो काम जो है समय पर नहीं हो पाता है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसे रूल 62 के तहत उसकी रिकवरी की जाती है, ठीक है, और उसे डिसअलाउ किया जाता है फ्रॉम, जो भी रिकवरी होगी उसको नेक्स्ट पे बिल वापस लेने लगेंगे। एक सम जो होता है वो डिसअलाउ हो जाता है फ्रॉम ट्रेवलिंग अलाउंस बिल, और जो कि रिकवर होता है नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस से या कैश से, नेक्स्ट पेमेंट से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जब पेमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की अटैच करते हैं कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर है रिसीविंग, वो जो ऑर्डर मिला है उसको प्रॉपर इसका डिडक्शन होता है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है रूल 74 के तहत। कोई भी डिडक्शन जो कि मेड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि PF में जो है कटौती हो रही है बाय गवर्नमेंट, जो टैक्सेस ऑन इनकम है पेएबल बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, जो ड्यू है कोऑपरेटिव सोसाइटी में या डेप्ट में या फिर
ड्यू टू गवर्नमेंट है वो कि नॉन अटैचेबल पोर्शन होता है गवर्नमेंट सर्वेंट सैलरी का, रूल 76 रिसीट एंड पेमेंट 1983। फिर पे एंड अलाउंसेस कैन बी ड्रॉन फॉर द डे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डेथ, द आवर ऑफ डेथ हैज़ नो इफेक्ट ऑफ ऑन द क्लेम। एरियर पेबल आफ्टर डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लीगल अथॉरिटी। जो पे एंड अलाउंसेस है उस दिन का, जिस दिन गवर्नमेंट डेथ हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसे उस आवर से इफेक्ट नहीं करता, उसका पूरे दिन का पेमेंट होगा। और एरियर ऑफ जो पेबल होगा आफ्टर डेथ वो विदा किसी लीगल अथॉरिटी के, ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके अप्रूवल से और एक इंडिमिटी बॉन्ड भरवा के पूरा अमाउंट जितना 5,000 से ऊपर एक्सीड कर रहा है उसके लिए इंडिमिटी बॉन्ड भरवाना पड़ेगा। रूल 95 रिसीट एंड पेमेंट 1983। नेक्स्ट है कंटिजेंट बिल। कंटिजेंट बिल क्या होते हैं? ऐसे बिल जिसमें कोई इंसिडेंटल आ जाए कुछ, या कोई अदर एक्सपेंसेस हो जो कि एकदम अचानक से आ जाए, जिसमें ऑफिस पहले से इनकर्ड करके नहीं रखा हुआ है, उसे अचानक से खर्च करना है। तो ऐसे बिल्स, ऐसे जो खर्च होते हैं उनको कैसे करते हैं? अदर देन एक्सपेंडिचर, जो कि स्पेशली क्लासीफाई किए गए हों किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर के, उससे अलग आ जाए। अब ये कौन से कंटीजेंसी बिल होते हैं आइए हम देखते हैं। 5 प्रकार के कंटीजेंसीज होते हैं। रूल 98 बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, पांचों आप समझ लीजिए। पहला है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी, मतलब कि एक लमसम अमाउंट जो एनुअली डिस्पोजल, जो डिसबर्सिंग ऑफिसर डिस्पोज कर, मतलब जितना भी देता है बिना किसी सैंक्शन के, एनी काइंड, फॉर एग्जांपल पेमेंट अगेंस्ट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसीज बोलते हैं। अचानक से आ जाए कोई मेंटेनेंस का, ठीक है, जो लमसम अमाउंट एनुअली डिस्पोजल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है स्केल रेगुलेटेड कंटीजेंसी। अगर कोई भी स्केल्स ले डाउन की जाती है कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो ऐसे कंटीजेंसी पेमेंट जो होते हैं उनको स्केल रेगुलेटर बोलते हैं। जैसे पेमेंट ऑन फिक्स रेट, जो कि इवेल्युएशन आंसर शीट के लिए, एग्जामिनेशन के आंसर शीट के लिए किए जाते हैं इवेल्युएशन के लिए, तो इसे स्केल रिलेटेड कंटीजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कंटीजेंसी, जो कि कभी इनकर नहीं किए जाते, प्रीवियस सेंक्शन नहीं होता सुपीरियर अथॉरिटी का, और ये अचानक से हो जाते हैं। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। फिर नेक्स्ट है काउंटर साइन सिग्नेचर कंटीजेंसीज। अब रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कि एक्सपेंडिचर को एडमिट करेगा, अप्रूवल जो अकॉर्डेड होगा उसे काउंटर सिग्नेचर करेगा। आफ्टर पेमेंट एक डिटेल बिल सबमिट करेगा पीओ को, और ड्रॉ करेगा एडवांस टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर एन इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑफिस उसको ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट है फुली वाउच्ड कंटीजेंसीज। फिर रिक्वायर है नाइदर स्पेशल सेंक्शन, ना ही काउंटर साइन की, बट मे बी इनकर्ड बाय हेड ऑफ ऑफिस आर ओन अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस किसमें आते हैं? फुली वाउच्ड कंटीजेंसी में। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टोर। तो जो पेमेंट होता है परचेज ऑफ स्टोर का, उसे प्रॉपर रिसीट जो सप्लायर होते हैं उनकी रखी जाती है। पेमेंट प्रायर एक्चुअल रिसीट, जो कि परमिटेड होती है, एक्सेप्शनल केसेस में तो अलग है, लेकिन जनरल केसेस में जितना भी एक्चुअल रिसीट में पेमेंट होता है उसी को दिया जाता है। नेक्स्ट है रूल 20, ये है रूल 126 रेसिडेंट पेमेंट के अंदर। नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंडिचर। जब कोई कंटीजेंसी बिल ड्रॉ किया जाता है पेटी कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वर्क के लिए, या डिटेल शोइंग, जो कि उसमें डिटेल्स में शो किया जाता है नेम ऑफ वर्क, ऑर्डर, सैंक्शनिंग ऑफ वर्क, सैंक्शन अमाउंट्स जो भी इंटर किया जाएगा बिल में, जो पूरा डिस्क्रिप्शन ईच सभी आइटम्स जो एक्सपेंडिचर में होते हैं, और जो रेट्स और क्वांटिटी होती है वो भी पूरी उसमें दी जाती है। लेबरर्स जो होते हैं उनका पेमेंट्स इंगेज होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटली शुड बी शोन ड्रॉन, वो मास्टर रोल में ड्रॉ किया जाता है। उनका नेम ऑफ लेबरर एंड नंबर ऑफ डेज जो कि दे हैव वर्कड ऑन अमाउंट ड्यू टू ईच पेमेंट्स मेड ऑन मास्टर रोल मस्ट बी विटनेस एंड सर्टिफाइड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मतलब लेबरर्स को जो पेमेंट्स दिए जाते हैं वो एक मास्टर रोल के थ्रू तहत होते हैं, इसमें उनका नाम होने चाहिए, जो भी अमाउंट ड्यू है वो दिखाना चाहिए, और जो पेमेंट्स है वो सर्टिफाइड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर द्वारा सर्टिफाई किए जाने चाहिए, विटनेस होना चाहिए। 133 रेसिडेंट पेमेंट में है ये, ठीक है।
फिर पेमेंट जो सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, वो जो है मेजरमेंट जो रिकॉर्डेड होता है उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जो क्लेम है वैसे पेमेंट्स का वो प्रिपेयर किए जाते हैं क्लाइमेंट द्वारा और प्रिस्क्राइब बिल में, और पेमेंट रिलीज किया जाता है आफ्टर वेरीफाई ऑफ करेक्टनेस ऑफ क्लेम। क्लेम जो कर रहा है उसके करेक्टनेस को देखते हुए पेमेंट होता है। रूल 135 रिसीट एंड पेमेंट। नेक्स्ट है मिसलेनियस पेमेंट्स। जो भी बिल होते हैं उससे जो भी पेएबल होता है रिजर्व बैंक में, ऐसे बिल जो कनेक्शन होते हैं जिनका फ्लोटेशन ऑफ न्यू लोन या मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, वो काउंटर साइन होते हैं बाई एन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिफोर दे पेड। However, Reserve Bank authorized to debit the government account in advance of submission for some consolidated bills subject of condition, and Reserve Bank would be responsible for every excess payments. ठीक है। फिर the advances so made adjusted against the final bill, Reserve Bank. नेक्स्ट है पब्लिक डेट एंड डिपॉजिट। जो सब्सक्रिप्शन होते हैं पीएफ के गवर्नमेंट के, वो रिकवर किए जाते हैं ऑर्डिनरी बाय डायरेक्शन ऑफ पे बिल से डायरेक्ट किए जाते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रेगुलरली एंड करेक्टली वो डीडी की होती है 171 में।